कर रही हूँ। प्रणव का हुक्म था उस गोद ली हुई लड़की को स्कूल लाने ले जाने का काम मुझे करना होगा। उसी काम से गई थी। उस लड़की के साथ तो एक और मुसीबत आ गई है। न जाने कहां से उठाकर उसे हमारे सिर मढ़ दिया है। सिर्फ थोड़ा सा आराम और सुख पाने के लिए इस आदमी के साथ रह रही हूँ, नहीं तो कब का ये घर छोड़ चुकी होती। अगर मेरे बस में होता तो उस उठाई हुई लड़की को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती। लेकिन उस लड़की के लिए तो प्रणव की दीवानगी की कोई हद नहीं। दिन भर बाहर से लौटकर भी उसी के इर्द गिर्द रहता है। लोग अपनी असली संतान के लिए भी इतनी दीवानगी नहीं दिखाते जितनी ये उस गोद ली हुई लड़की के लिए करता है। उस दिन देखा था, बाहर से लौटने के बाद जब सुना कि लड़की ने खाना नहीं खाया तो मुझ पर चिल्लाने लगा। शादी के समय कह रहा था मेरे नाम जमीन करेगा। अब शादी को 8 साल हो गए लेकिन अब तक जमीन नहीं दिखी। इस तरह पूरा दिन वो दोनों बिंदु और प्रणव की बुराई करके बिताती थी। प्रणव बिंदु से बहुत प्यार करता था। वो उसकी अपनी बेटी ना होने के बावजूद उसका पूरा ध्यान रखता, किसी भी तरह की कमी ना होने देता। बिंदु भी प्रणव को अपने पिता जैसा मानती थी। उसकी हर खुशी के लिए प्रणव हर जरूरत पूरी करता था। आस्था और शारदा दोनों ही बिंदु से नफरत करती थी। इस बात को प्रणव अच्छी तरह जानता था, लेकिन बिंदु कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं कहती। वो हमेशा उनके लिए अच्छी बातें ही बोलती। बेटा बिंदु, बेटा इतनी रात तक पढ़ाई कर रही है बेटा? क्या तेरा इम्तिहान चल रहा है? नहीं पापा, लेकिन बहुत जल्द शुरू होने वाला है और इस बार मेरा मन है कि मैं क्लास में सबसे अच्छा रिजल्ट लाऊं। तू जरूर अच्छा करेगी, लेकिन इतनी देर तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दिमाग को इतना मत थका बेटा। ठीक है पापा, अब से मैं जल्दी सो जाया करूंगी। आप चिंता मत करो। आप अभी अभी लौटे हैं, जाइए हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। पूरे दिन भर में कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा? जब मैं यहाँ पे नहीं रहता घर में कोई तुझे डांटता फटकारता तो नहीं है? नहीं पापा, मुझे कोई क्यों डांटेगा? जब आप नहीं होते तब भी माँ लोग मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में कितनी समझदारी से झूठ बोल रही है मेरी बेटी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब मैं घर पर नहीं होता तो वो तुझ पर कितना अत्याचार करती है, फिर भी तू मुझसे कुछ नहीं कहती। मेरे बच्चे। उम्र में छोटी होने के बावजूद बिंदु बहुत बुद्धिमान थी। वो हमेशा अपने दुख दूसरों से छुपा कर रखती थी। प्रणव के घर के बगल में एक बूढ़ी महिला शकुंतला और उसका इकलौता बेटा आनंद रहते थे। शकुंतला और प्रणव में बहुत अच्छी दोस्ती थी। शकुंतला बिंदु को भी बहुत स्नेह देती थी, लेकिन उसका बेटा आनंद बिंदु को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो हमेशा शकुंतला से कहता कि वो बिंदु से दूर रहे, और इसका कारण सिर्फ यही था कि बिंदु प्रणव की असली बेटी नहीं थी। सुना है बिंदु मुझसे मिलने आई थी और तूने उसे भगा दिया। अरे आजकल गांव में इतने जासूस कहां से गए? कोई बात तुमसे छुपती ही नहीं है, सब तुम्हारे कानों तक पहुंची जाती है। उल्टे सीधे सवाल मत कर, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने। वो लड़की तुमसे मिलने आई थी और मैंने ही उसे डांट कर भगा दिया। लेकिन क्यों? उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक छोटी सी बच्ची के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? वाह 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 वाह, उसके लिए इतनी ममता मत दिखाओ। कोई पहचान नहीं है, न जाने कहां से उठाकर ले आया प्रणव और अब उसे अपनी बेटी बना लिया। वो प्रणव की अपनी बेटी हो या नहीं, तुझे क्या फर्क पड़ता है? उस छोटी सी बच्ची से तुझे इतनी समस्या क्यों? ये मेरा घर है और इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका फैसला मैं करूंगा। और मैं कह देता हूँ उस लड़की के साथ ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगी क्या नहीं, ये भी तुझसे पूछ कर करना होगा। बिल्कुल, तुम्हें जो भी करना है मुझसे पूछ कर ही करना होगा। और अब से ये अजनबियों पर भरोसा करना बंद करो। ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर बिंदु को लेकर शकुंतला और आनंद के बीच झगड़े होते थे, लेकिन इसके बावजूद शकुंतला बिंदु से बहुत स्नेह करती थी। गांव के सबसे ज्यादा लालची और चालाक स्वभाव के दो व्यक्ति थे, पीताम्बर और मुरली। पीताम्बर एक वृद्ध था और मुरली उसके दोस्त का बेटा। इन दोनों का काम था लोगों की सरलता का फायदा उठाकर या जबरदस्ती दूसरों की जमीन जायदाद हथिया लेना। प्रणव की एक उपजाऊ जमीन थी, उसी जमीन पर पीताम्बर और मुरली की नजर थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था किसी भी तरह से प्रणव से वो जमीन छीन लेना। कब से सोच रहा हूँ कि प्रणव से मिलूं, लेकिन किसी भी तरह उससे मुलाकात नहीं हो रही। अब वो तो सारा दिन फैक्ट्री में ही व्यस्त रहता है, अगर उससे मिलना है तो वहीं जाना होगा। गया था कल उसकी फैक्ट्री, लेकिन बाहर से ही भगा दिया गया। बोले कि प्रणव वहाँ नहीं है। ओहो, तो फिर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मुझे तो लगता है कि प्रणव जानबूझकर तुमसे मिलना नहीं चाहता। 1 साल से उसके पीछे पड़ा हूँ उस जमीन को खरीदने के लिए। उसकी मांग के मुताबिक पैसे भी देने को तैयार हूँ, फिर भी पता नहीं क्या है उस जमीन में जो वो बेचना ही नहीं चाहता। अरे भाई, तो जब वो बेचना नहीं चाहता तो जबरदस्ती करने से क्या फायदा?
नहीं 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 नहीं, वो जमीन तो मैं लेकर ही रहूंगा। अब तो ये मेरी जिद बन चुकी है। तुम्हारी जिद से प्रणव को क्या फर्क पड़ता है? यूं ही जोर डालकर कुछ नहीं मिलेगा। अगर प्यार से बात नहीं बनी तो हमें अपना तरीका अपनाना होगा। जैसे कहते हैं, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब भाई तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करो, बस मेरा हिस्सा मत भूलना। हाँ हाँ हाँ, एक बार और प्रणव से बात करूंगा। अगर बात बनती है तो ठीक है, और अगर नहीं बनती तो अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। प्रणव जब घर पर रहता तो आस्था और सारदा अच्छे से पेश आती, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता दोनों औरतों का असली चेहरा सामने आता। बड़ी माँ, छोटी माँ, आज मैं वाद विवाद प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आई हूँ। मास्टर जी ने मुझे ये किताब इनाम में दी। ओफो, किताब पाकर तूने तो जैसे हमारी जिंदगी बदल दी। ये सब हमें क्या दिखा रही है? रात को तेरे पापा आएंगे, उन्हें दिखा देना। मैंने सोचा तुम लोग देखकर खुश हो जाओगी, इसलिए तुरंत दिखाने चली आई। हमें तेरी इन बातों से कोई खुशी नहीं होती। जब से तू इस घर में आई है हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। आंखों के सामने से हट जा। रसोई में खाना रखा है, खा ले और हमें छुटकारा दे। जब से ये लड़की आई है प्रणव सारा दिन इसी के पीछे रहता है। लगता है जैसे इस घर में सिर्फ यही है, बाकी कोई है ही नहीं। हाँ, कुछ कहा भी नहीं और तुरंत आंसू बहाने लगी। बेशर्मी की भी हद होती है। उनके शब्द बिंदु के दिल को चुभते हैं, फिर भी वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मुरली बहुत दिनों से प्रणव को ढूंढ रहा था, लेकिन हर बार प्रणव चतुराई से उसे टाल देता। लेकिन मुरली था जिद्दी। जितना प्रणव उसे टालता उतना ही वो उसके पीछे पड़ा रहता। अंततः एक दिन अचानक सड़क पर दोनों की मुलाकात हो जाती है। अरे आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ। क्यों बार बार मेरे पीछे पड़े हो भाई? ओहो, मैं तो आपको बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, मोटी रकम देने को तैयार हूँ। अरे रोकड़ा मिलेगा रोकड़ा, फिर भी आप ऐसी बेवकूफी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो प्रणव भाई? क्या आपको समझ में नहीं आता क्या? आप मुझे करोड़ों रुपए दो तब भी मैं नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। कृपया करके मुझे परेशान करना बंद करें। अरे शांति शांति शांति। देखिए प्रणव जी, मैं शांति से बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि सब कुछ आपसी सहमति से हो। लेकिन अब देखिए, अगर आप सीधे तरीके से नहीं मानते तो फिर मुझे कहीं दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्यों? तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अगर आपने मुझे या मेरे परिवार को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं आपको पुलिस में दे दूंगा। मुझे पुलिस से डराने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बल्कि आप ही उल्टा सतर्क रहिएगा। मैंने तो अच्छे से कहा था, लेकिन अब नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिए, है ना? ओ, सुन, कि तेरी फालतू की धमकियां किसी और को देना, मुझे डराने की कोशिश भी मत करना। मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो। प्रणव बाबू, आपको धमकियों से डर नहीं लगता, लेकिन जब आपके अपनों को कुछ होगा तब आप जरूर डरेंगे, क्योंकि उसके जिम्मेदार आप होंगे और मैं वही करूंगा। अब आप समझेंगे कि मुरली की बात को टालने का अंजाम क्या होता है। मुरली बंसी बजाता है और सामने वाले की पुंगी बज जाती है। समझ गए? मैं तो बस बात कह रहा था, बाकी आपकी मर्जी। अरे अगर सचमुच में उसने मेरे परिवार को कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं नहीं, डरना नहीं, हाँ, हिम्मत रखनी होगी। हाँ। मुरली चाहे जितनी भी धमकियां दे, प्रणव आत्मविश्वास नहीं खोता और साहस के साथ स्थिति का सामना करता है। आनंद और सारदा अक्सर मिलते और बातें करते थे। उनकी बातों का मुख्य विषय रहता था प्रणव और बिंदु। आनंद हमेशा प्रणव और बिंदु के खिलाफ बोलकर सारदा को भड़काने की कोशिश करता था। उन दोनों के बीच एक और समानता थी, वो दोनों बिंदु से नफरत करते थे। हाँ, कई दिनों से आपको देख रहा हूँ। कैसा चल रहा है सब कुछ? क्या कहूँ भैया, पैसों की तलाश में सुख शांति से जीने के लिए शादी की थी, लेकिन वही शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ समस्या है क्या? समस्याओं की बात शुरू करूं तो खत्म ही नहीं होगी। एक सौतन का घर संभालना, ऊपर से न जाने कहां से एक बच्ची उठा लाया है। पूरा दिन उसी की देखभाल में निकल जाता है। ओहो, इस बच्ची को गोद लेकर प्रणव ने अपनी बेवकूफी साबित कर दी। न जाने किसकी बेटी है, कैसा खून है, कैसा खानदान है। अरे क्या इसकी पहचान है कौन जाने। बस यूं ही अपनी बेटी बनाकर पाल रहा है, बेवकूफ कहीं का। मेरे पिता एक गरीब किसान है, अब जैसे तैसे खा पी कर जिंदा हूँ। मायके लौट जाऊं तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। अरे वो तो मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, पर प्रणव बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उस छोटी सी लड़की के लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन एक दिन वही लड़की उसके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी, देख लेना। मजबूरी में ये सब सह रही हूँ। अपनी औलाद और किसी उठाई हुई संतान में बहुत फर्क होता है। अपना खून ही अपना होता है, पराया कभी अपना नहीं होता। आपने तो समझ लिया, लेकिन प्रणव को कितना भी समझाएंगे वो नहीं समझेगा। उस बच्ची के मुंह में अंधा हो चुका है, अंधा। सब किस्मत का दोष है। अगर हमारा खुद का बच्चा होता तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। वो दोनों मिलकर बिंदु की बुराई करने लगे और सारदा दुखी होती रही इस बात से कि उसकी कोई संतान नहीं है।
प्रणव के बाद सिर्फ वृद्धा शकुंतला ही थी जो बिंदु से दिल से प्यार करती थी। जब भी बिंदु का मन उदास होता वो शकुंतला के पास जाकर बात करती। आस्था और शारदा के बुरे व्यवहार के बारे में भी बिंदु सिर्फ शकुंतला को बताती थी। उनके बीच एक खास रिश्ता था जो खून के रिश्ते से भी बढ़कर था। हर बार जब आती है तो खूब सारी बातें करती है। स्कूल में क्या हुआ, दोस्तों ने क्या कहा, सब बताती है। आज इतनी चुप क्यों है? दादी, क्या सब मुझसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि मैं बाबूजी की अपनी बेटी नहीं हूँ? क्या मैं किसी की मोहब्बत के काबिल नहीं? ऐसी बातें क्यों कर रही है? तू इस दुनिया की हर ममता और प्यार की हकदार है। तो फिर बड़ी माँ और छोटी माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? जब भी उनके पास जाती हूँ वो मुझे दूर क्यों हटा देती है? हम चाहे जितनी कोशिश करें, दुनिया में हम सबको खुश नहीं रख सकते बेटा। क्या वो पूरी जिंदगी मुझसे नफरत ही करती रहेंगी? कभी भी मुझे अपनाएंगी नहीं? धैर्य रख, एक दिन आएगा जब वो तेरी कीमत समझेंगी और तुझे गले से लगाएंगी। मैं तो उस दिन का बरसों से इंतजार कर रही हूँ। जिस दिन वो मुझे अपनाएंगी उस दिन मैं सबसे खुश इंसान बन जाऊंगी। तू बड़ी भोली है। कितनी बार कहा है कि बाबूजी को सच्चाई बता। जब वो घर में नहीं होते तो ये दोनों तुझसे कैसे पेश आती है, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानती। जब कोई किसी से नफरत करता है तो कितना बुरा लगता है, मैं महसूस कर सकती हूँ, और इसलिए मैं नहीं चाहती कि बाबूजी भी इनसे नफरत करें। छोटी सी बिंदु के मुंह से इतने गहरे शब्द सुनकर शकुंतला अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाती। जब से प्रणव ने मुरली का प्रस्ताव ठुकरा दिया तभी से मुरली बदले की आग में जल रहा था। वो पीताम्बर के साथ मिलकर योजना बना रहा था प्रणव को सबक सिखाने की और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की। उसका मकसद था प्रणव को कमजोर बनाकर उसकी जमीन छीन लेना। पीताम्बर भी उसका साथ देने लगा। मैं तो तेरे साथ हूँ, लेकिन जो करना सोच समझ कर करना। मुझे तो इतनी गुस्सा आ रही है ना, उसने मेरे प्रस्ताव को अपमानित करके ठुकरा दिया, दिमाग खराब करके रख दिया, मुझे पुलिस की धमकी दी। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा कि मुरली से पंगा लेना क्या होता है। साला पुंगी बजा दूंगा मैं उसकी। शांति रख और ये बता क्या करेगा तू? उसकी गलती की सजा उसके परिवार को देना सही है क्या? ऐसा है, मुझे सही गलत की परवाह नहीं है। अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मैं बस एक ही चीज जानता हूँ, बदला। जब तक प्रणव को सड़कों पर रोता हुआ नहीं देखूंगा मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। अरे पर क्या जरूरी है कि उसके परिवार को इस मैटर में घसीटा जाए? उनका तो इससे कोई लेना देना नहीं है ना मुरली। प्रणव से सीधा टकराऊंगा तो वो डरने वाला नहीं है, लेकिन उसका परिवार उसकी कमजोरी है और उसकी कमजोरी का मैं फायदा उठाऊंगा। ऐसी नब्ज दबाऊंगा ना कि सारा तड़प उठेगा ऊपर से लेकर नीचे तक। हाँ, तब तो हमें अगले कुछ दिनों तक प्रणव की हर गतिविधि पर नजर रखना होगा और सही मौका मिलने पर हमला करना होगा। प्रणव प्रणव प्रणव, तू नहीं जानता कि तूने किससे पंगा ले लिया है। अब रोने और पछताने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरा बुरा वक्त आ चुका है और तेरी पुंगी बचने वाली है। प्रणव और आनंद कभी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब से प्रणव ने बिंदु को गोद लिया आनंद ने बिना किसी वजह से प्रणव से दूरी बनानी शुरू कर दी। हालांकि प्रणव ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि उसके लिए बिंदु ही उसकी पहली प्राथमिकता थी। और कैसे हो आनंद? अरे क्या कहूँ, आजकल इतना व्यस्त हो गया हूँ कि तुमसे मिल ही नहीं पाता। चलो अच्छा हुआ जो तुमसे मुलाकात हो गई। जब तेरे पास अब अपने परिवार के लिए वक्त नहीं है तो भाई मेरे लिए कहाँ से समय निकालेगा है? ये तू क्या बात कर रहा है? तुझे ये किसने कहा कि मैं अपने परिवार को समय नहीं देता? अच्छा, शायद मैंने गलती से गलत बात कह दी। परिवार को तो समय देते हो भैया, लेकिन सिर्फ उस गोद ली हुई बच्ची को। अब तो तेरे लिए परिवार का मतलब सिर्फ वही लड़की है। अबे साले, तू मेरा दोस्त है और दोस्त की तरह रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे निजी जीवन पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझा? अरे भाई माफ करना, तेरे साथ तो तेरी पत्नी अभी दिल खोलकर बात नहीं कर पाती। मैं तो फिर भी बाहरी इंसान हूँ, जैसा कि तूने कहा। बस एक बात कहूँगा, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ए भैया आनंद, तू अपने जीवन पर ध्यान दे, ऊपर वाला तेरा भला करे। और नमस्ते। मुरली और पीताम्बर बहुत दिनों से प्रणव के परिवार को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। कई दिनों तक मौके की तलाश के बाद एक दिन ऐसा मौका मिल ही गया। प्रणव को एक जरूरी व्यापारिक काम से एक दिन के लिए शहर जाना पड़ा। प्रणव की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर मुरली और पीताम्बर कुछ गुंडों को साथ लेकर उसके घर में घुस पड़े। उस समय आस्था और शारदा घर के अंदर थी। आप लोग कौन हैं? हमें क्यों अगवा? अरे तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो तुम्हारे पति प्रणव का है। उसे बहुत समझाया मैंने, प्यार से समझाया, लेकिन उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसीलिए आज मैं तुम लोगों को यहाँ ले आया। उसकी गलती की सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं? कृपया हमें छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे, बस तुम्हारा पति हमारी बात मान ले, फिर हम उसको छोड़ देंगे। और अगर नहीं माने तो तुम्हें टुकड़े में काटकर जंगल के जानवरों को खिला देंगे। हाँ, हम कहाँ फंस गए? लगता है अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दीजिए।
मुरली और पीताम्बर की धमकियों से आस्था और शारदा का हौसला टूट जाता है। वो दोनों जान की भीख मांगते हुए रोने लगती हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। शहर का काम जल्दी निपट जाने की वजह से प्रणव घर लौट आता है, लेकिन घर आकर जब वो देखता है कि आस्था, शारदा और बिंदु में से कोई भी नहीं है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वो आसपास के घरों में पूछताछ करता है, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। उसका शक मुरली की ओर जाता है। अंत में वो शकुंतला और आनंद से मदद मांगने का निर्णय लेता है। तीन लोग दिन दहाड़े घर से गायब हो गए हैं और किसी को भनक तक नहीं लगी। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने उस शैतान मुरली का प्रस्ताव मान लिया होता और जमीन को बेच दिया होता तो मेरे परिवार की ये हालत ना होती। प्रणव बेटा, रोना बंद कर। मुझे पता है ये वक्त बहुत कठिन है, लेकिन अगर टूट गया तो कुछ हल नहीं निकलेगा। तुझे हिम्मत रखनी चाहिए। तू जैसे ही शहर गया वैसे ही ये सब कुछ हो गया। मुझे तो लगता है कि कोई पहले से ही तेरे घर पर नजर रख रहा था। अब देर करने का समय नहीं है, हमें पुलिस के पास जाना ही होगा और मुरली की शिकायत करनी होगी। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि हमने पुलिस को बताया तो कहीं वो कोई और बड़ा नुकसान न कर दे। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है आनंद। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे डरने से कुछ नहीं होगा रे प्रणव, कोई बात नहीं, हम है ना तेरे दोस्त। अब देख, हमें तो वैसे कायदे से नहीं पता कि वो कहाँ है, इसीलिए उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस की मदद लेना जरूरी है। ठीक है, अब जब तुम लोग कह रहे हो तो चलो। किसी भी हालत में हमें आस्था, शारदा और बिंदु को किसी बड़ी अनहोनी से पहले ढूंढना ही होगा। हाँ। शुरुआत में पुलिस के पास जाने से डरने वाला प्रणव शकुंतला और आनंद के समझाने पर तैयार हो जाता है। जंगल में जहां आस्था और शारदा को कैद करके रखा गया था, उस जगह को ठीक से पहचानकर बिंदु पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इतनी छोटी बच्ची को थाने में देखकर बड़े दरोगा जी चौंक जाते हैं। बिंदु डर के मारे रो रही थी। दरोगा बाबू उसे शांत करते हैं और उससे रोने की वजह पूछते हैं। अरे बस 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 बस, रो मत। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। मेरी दोनों माओं को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। उन्होंने उन्हें जंगल में ले जाकर बंद कर दिया है। कौन लोग थे? क्या तुम उन्हें जानती हो? क्या वो तुम्हारे जानने वाले थे? मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन उन्होंने मेरी दोनों माओं को बेहोश करके उठा लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अभी वो जंगल में है। साहब, ये बच्ची है, क्या देखा क्या समझा पता नहीं। मुझे तो लगता है कि ये सब झूठ बोल रही है। बकवास बंद करो। ये एक छोटी बच्ची है, डरी हुई है, रो रही है और तुम उसकी बातों को झूठ कह रहे हो। बेवकूफ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आप मेरी मदद कीजिए, मेरी दोनों माओं को उन शैतानों से बचाइए। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे बेटा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें उस जंगल तक लेकर जाना होगा जहाँ तुमने उन्हें देखा था। क्या तुम चलोगी हमारे साथ? हाँ, मैं चलूंगी। आप लोग चलिए मेरे साथ। हाँ, अगर तुम्हारी बातें सच निकली बेटा, तो जिन लोगों ने तुम्हें इस तरह से रुलाया है ना, उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो बेटा। दरोगा बाबू बिंदु के साथ जंगल की ओर निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि वहाँ आनंद, प्रणव और शकुंतला पहुँच जाते हैं। बिंदु को देखकर प्रणव के दिल से जैसे एक भारी बोझ उतर जाता है। बिंदु की मदद से सभी लोग जंगल पहुंचते हैं। पुलिस धीरे धीरे पूरे इलाके को घेर लेती है ताकि मुरली और उसके साथी भाग न सके। आस्था और शारदा रो रही थी, उनके हाथ पैर बांध दिए गए थे। मुरली और पीताम्बर मजे से बातें कर रहे थे और तभी उनकी सारी योजना पर पानी फिर जाता है जब पुलिस वहां पहुंच जाती है और सबको पकड़ लेती है। बिंदु को पुलिस के साथ देखकर आस्था और शारदा की जान में जान आती है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। आप हमको क्यों पकड़ रहे हैं? हाँ, ये सब मुरली की करतूत है। वाकई में मैंने कुछ नहीं किया। अगर किसी को पकड़ना है तो उसको पकड़िए, मैं निर्दोष हूँ। दिन दहाड़े दो मासूम औरतों को उनके घर से उठा लाना और कहते हो कि कुछ नहीं किया। अब तुम्हारी बहादुरी का हिसाब हम थाने में ले जाकर करेंगे। चलो रे, पकड़ो इनको सबको, ले चलो। सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए तो इतना बड़ा नुकसान करेगा, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। शुक्र है कि मेरी बेटी ने सब देख लिया, नहीं तो आज तो मैं सब कुछ खो बैठता। दरोगा बाबू, इन शैतानों को ले जाइए और इन्हें ऐसी सजा दीजिएगा कि ये आसानी से छूट ना पाए। प्रणव बाबू, आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी इतनी समझदार और प्यारी बेटी है। आज उसी की सूझबूझ ने 2 लोगों की जान बचाई है और ये सारे के सारे शैतान पकड़े गए। देखा बहू, जिसे तुमने हमेशा नफरत की नजर से देखा, जिसे तुमने अपने जीवन की बदकिस्मती समझा, उसी के कारण आज तुम्हारी जान बच गई। बिंदु ने चुपचाप तुम दोनों को अपने माँ की तरह प्यार किया, लेकिन तुम लोग उसके प्यार को समझ ही नहीं पाए। आस्था और शारदा कुछ कह नहीं पाती, बस पछतावे के आंसू बहाती हैं। कई सालों की तपस्या और इंतजार के बाद छोटी बिंदु अपने दिल में आस्था और शारदा के लिए जो प्यार था वो उन्हें समझा पाने में सफल होती है। आस्था और शारदा अपनी सारी गलतफहमियां दूर करती हैं और प्रणव की तरह वो भी बिंदु को सीने से लगाकर बेटी की तरह प्यार करने लगती है। आज तक हमने तेरे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन तूने हमारी जान बचा ली। तूने सिर्फ हमारी जान नहीं बचाई, तूने हमें एक नई जिंदगी दी है। हम तो पहले से ही इंसान थे, लेकिन हमारे अंदर जो इंसानियत की कमी थी उसे तूने पूरा कर दिया और इसलिए अब से तू हमें बड़ी माँ या छोटी माँ नहीं कहेगी। तो मैं आपको क्या कहूँ?
आज से मैं हूँ तेरी अच्छी माँ और मैं हूँ तेरी नई माँ। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। सब कहते थे मेरी कोई माँ नहीं है, लेकिन आज से मैं सबको कह सकूंगी कि मेरी 2 माँ है। प्रणव थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। वो उनके पास आता है। अब क्या हुआ भाई, 2 माएं मिल गईं तो अपने बाबा को भूल जाएगी क्या? मेरा अब कोई महत्व नहीं रहेगा क्या? हाँ बोल। तुम मेरे लिए अनमोल बाबा हो। तुम्हारी बराबरी सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो। बस बस, अब तक तो तुम ही उसे प्यार करते आए हो। अब हमारी भी बारी है अपनी बेटी को प्यार करने की, उसकी अच्छी माँ बनने की। हाँ, कभी कभी नहीं सोचा था कि मेरा घर एक दिन इतनी खुशी और शांति से भर जाएगा। अब ये घर नहीं, मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अंत में बिंदु की सरलता के आगे सभी की नफरत और ईर्ष्या हार मान लेती है। शकुंतला का बेटा आनंद भी अब बिंदु से स्नेह करने लगता है और बिंदु उसे अच्छे काका कहकर बुलाने लगती है। सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दुख के काले बादल छट जाते हैं और एक नई सुखद सुबह का सूरज उगता है।